हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 5 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसके मुताबिक देश में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है। तो हाल ही में जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत का जो बेंगलुरु शहर है ये रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है। अब ये जो सूचकांक है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में तथा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु। अगर बात की जाए 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगर बात की जाए ओवरऑल की, तो ओवरऑल भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये सूचकांक जारी किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो कि वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। आगे बढ़ने से पहले अब आपको मैं टॉप 5 नियुक्तियां जो रिसेंटली हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। संसद टीवी जो कि राज्यसभा तथा लोकसभा को विलय करके एक नई टीवी बनाई जाएगी, जिसके पहले सीईओ होंगे रवि कपूर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये जो प्रस्ताव है भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था, जिसको सर्वसम्मति से मानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। क्यों घोषित किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये हर साल किसी एक खाद्यान्न को लेकर दिवस ईयर मनाता है, उस ईयर को डिक्लेयर करता है, जिससे कि उस खाद्यान्न की जो बढ़ोतरी है तथा उसके बारे में लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ सके। तो जो वर्ष 2023 है इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाएगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। बाजरा क्या होता है, आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है बाजरा, जिसे हम मिलेट्स बोलते हैं, जिसकी हम रोटियां या अन्य कई सारी चीजें बनाते हैं। अगर बात की जाए 2021 की, 2021 यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाएगा। वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसन फिशरीज एंड एक्वा कल्चर के रूप में मनाएगा। यहाँ पर बात की गई है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के हेड हैं यानी कि महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से आते हैं।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत टोटल सदस्य देश हैं 193 और जो सबसे आखिरी सदस्य देश है ये है दक्षिण सूडान देश। दक्षिण सूडान जो है ये संयुक्त राष्ट्र का आखिरी सदस्य है यानी कि लेटेस्ट मेंबर है। अब आपको यहाँ से 3 देशों के नाम याद रखने हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? ताइवान, वेटिकन सिटी तथा फिलिस्तीन। इन 3 देशों को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फुल फ्लेज्ड देश का दर्जा प्राप्त नहीं है। इनको यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो देश है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक देश नहीं है। तो ताइवान, वेटिकन सिटी तथा फिलिस्तीन ये ऐसे 3 देश हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक देश का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि ये तीनों देश अपने आप को खुद में एक देश मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 4 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है 4 मार्च को पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारी जो कि हमारी सेना में सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको आभार प्रकट करने के लिए हर साल 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, एक दूसरा दिवस है जिसका नाम है नेशनल सेफ्टी डे और इसको भी हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जो नेशनल सेफ्टी डे है ये भी 4 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों में सुरक्षा जागरूकता की भावना पैदा करना। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को तथा नेशनल सेफ्टी डे भी 4 मार्च को मनाया जाता है। जो नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है इसका थीम है सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी, नेशनल सेफ्टी डे 2021 का थीम है, विषय है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मैं कुछ दिवस बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं। जैसे पहला है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में। विश्व कैंसर दिवस हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। CV रमन जी के द्वारा जो रमन इफेक्ट की खोज की थी उस रमन इफेक्ट को सम्मानित करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हर साल भारत सरकार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस तथा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। ये 3 दिवस जो हैं, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये तीनों जो दिवस हैं 22 तारीख को मनाए जाते हैं। सबसे पहले मार्च आता है, फिर अप्रैल आता है, फिर मई आता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, जो बारिश होती है, वर्षा होती है, तो सबसे पहले पानी आता है कहाँ से? ऊपर से। सबसे पहले आता है पानी। जब पानी वर्षा होता है कहाँ जाता है? ये जाता है पृथ्वी पर। और जब पानी बरसात होती है उसके बाद ही पेड़ पौधे उगते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगा पानी। पानी कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर जाएगा। जब पानी पृथ्वी पर जाएगा तब जैव विविधता यानी कि पेड़ पौधे उगेंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल शहर में। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? जिसकी मदद से हम अंतरिक्ष की जो चीज़ें हैं बड़ी ही स्पष्ट से देख पाते हैं, जिसके लिए हम स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ है ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे हम एरीज के नाम से जानते हैं,
जहां पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है सुदूर अंतरिक्ष की गहराइयों को देख सकना, यानी कि दूर अंतरिक्ष में स्थित जो चीजें हैं उनको देखने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल शहर में। कहां पर? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉप 5 अधिनियम बताने वाला हूं। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहां से एक अधिनियम आपके एसएससी सीजीएल या ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक्ट 2000 में। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 में। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये 2009 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में AIBA के चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत की मुक्केबाज MC मैरी कॉम को। किसे? MC मैरी कॉम को। अब यह समिति क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो संस्था AIBA है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग फेडरेशन की गवर्निंग बॉडी है और विश्व मुक्केबाजी में बदलाव और बेहतरी के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चैंपियंस एंड वेटरन्स यानी कि जो मुक्केबाज के चैंपियंस हैं तथा पुराने खिलाड़ी हैं उनकी एक समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर के उन सम्मानित मुक्केबाजों को शामिल किया जाना जो कि अपना अनुभव साझा कर सकें तथा दुनिया में जो मुक्केबाजी है उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए जो AIBA के द्वारा समिति गठित की गई थी जिसका नाम था चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति, इसके अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय बॉक्सर MC मैरी कॉम को। तो चलिए अब हम देख लेते हैं MC मैरी कॉम से क्वेश्चन। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारत की जान और शान MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम को लोग प्यार से मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानते हैं। और जो MC मैरी कॉम है इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो ऑटोबायोग्राफी है MC मैरी कॉम की है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, जो MC मैरी कॉम है ये दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार विश्व चैंपियन को जीता है। तो विश्व चैंपियन में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम। यहाँ पर बात की गई है AIBA की जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और AIBA का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। जैसे पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की आयोजन 2021 में किया जाएगा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये होगा शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, इनका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन के शहर हांगझाऊ में। 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा यूके के बर्मिंघम शहर में। और 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत के उड़ीसा राज्य में। और 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत में। तो ये हैं आगामी खेल प्रतियोगिताएं जिनके बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए फिलीपींस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब भारत
फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो ब्रह्मोस शब्द है ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस के मास्कोवा रिवर से लिया गया है। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको पनडुब्बी से, पानी से, जहाज से, विमान से, पृथ्वी से, कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 3450 किलोमीटर यानी कि 2.8 मैक, जबकि अभी वर्तमान में ब्रह्मोस की जो स्पीड है सिर्फ 1500 किलोमीटर पर आवर है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है अब खरीदेगा फिलीपींस देश किससे? भारत देश से। अब आपको फिलीपींस देश के बारे में कुछ क्वेश्चन याद रखना है। फिलीपींस देश कहाँ है? तो आप ये मैप देख पा रहे हैं, मैप में ये रहा फिलीपींस देश। फिलीपींस देश जिसकी राजधानी है मनीला, फिलीपींस देश की मुद्रा है पीसो और फिलीपींस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस देश से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कितने? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। दूसरा क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मासुगु आस्कावा, उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जो कि भारत से हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना होती है 1966 में। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या है 68 और भारत भी एक सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है फिलीपींस के लास बनोस शहर में। फिलीपींस के लास बनोस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जो कि फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसका संबंध किस देश से है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। और भारत में सबसे पहला रमन मैग्सेसे पाने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे जिनको 1958 में दिया गया था और हाल ही में लेटेस्ट 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को 2019 में। और 2020 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार कोरोना वायरस की वजह से नहीं दिए गए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में 3 दिवसीय सभी सेनाओं की संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन शुरू हुआ है गुजरात के केवड़िया शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसमें भारतीय वायुसेना, जल सेना, थल सेना तीनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ हैं इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वह भी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। रक्षा मंत्री भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के 3 शीर्ष जो कमांडर हैं इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वर्तमान में भारत के सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम सीडीएस के रूप में जानते हैं, भारत के पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। ये तो बात हो गई डिफेंस से रिलेटेड। यहाँ पर बात की गई है जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है केवड़िया जो है गुजरात राज्य का एक शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और केवड़िया शहर में ही सरदार सरोवर बांध है। केवड़िया में ही सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है
केवड़िया शहर में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई है 182 मीटर और इसके डिजाइनर थे राम वी सुतार। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। केवड़िया शहर में सरदार सरोवर बांध है, केवड़िया शहर में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी लंबाई है 182 मीटर और इसके डिजाइनर थे यानी कि इसके निर्माता थे राम वी सुतार। अब हम आगे बढ़ने से पहले गुजरात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर यानी कि जस्ता गलाने वाला कारखाना स्थापित किया जाएगा गुजरात के दोसा मांडा में। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई गई है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया है गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क खोला गया है गुजरात के रयाली गांव में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि गुजरात राज्य से रिलेटेड हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छ भारत फेलोशिप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छ भारत फेलोशिप अभियान लॉन्च किया गया है के विजय राघवन के द्वारा। किसके द्वारा? के विजय राघवन के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। के विजय राघवन कौन है? तो जो के विजय राघवन है ये वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन। इन्हीं के द्वारा स्वच्छ भारत फेलोशिप लॉन्च किया गया है। ये मिशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्वच्छता सारथी फेलोशिप, जिसमें छात्रों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मियों और नगर पालिका श्रमिकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो कि वैज्ञानिक और स्थायी तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन की भारी चुनौती से निपटने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो देश में उन सभी लोगों को इस मिशन के तहत सम्मानित किया जाएगा जो अपने अपने तरीके से देश को स्वच्छ बनाने के लिए समर्पित हैं। यहाँ पर 3 अन्य मैंने नाम लिख रखा है। अजीत डोभाल जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि आर्थिक सलाहकार हैं, शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है। व्हाट्सएप बैंकिंग क्या होता है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग के तहत जो एक्सिस बैंक है अपने ग्राहकों को एक नंबर प्रोवाइड करेगा जिस नंबर के साथ आप चैट शुरू कर सकते हैं। इस चैट के माध्यम से ग्राहक अपने खाते की जो शेष राशि है, क्रेडिट कार्ड भुगतान है, हालिया लेन देन है, सावधि और आवर्ती जमा विवरण जो है ये सारी जानकारी व्हाट्सएप पर पा सकते हैं। एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। भारत में पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई में। एसबीआई के वर्तमान में चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1955 में। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत की जो कर्ता धर्ता बैंक यानी कि जो भारत की सेंट्रल बैंक है, जिसे हम बैंकों का बैंक या भारत सरकार का बैंक कहते हैं, इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, जिसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ? कोलकाता शहर में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई शहर में। इसीलिए मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आपको आरबीआई से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है,
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ब्रिटिश बैंकर सर ओसबर्न स्मिथ। कौन? सर ओसबर्न स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले इंडियन गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। और चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता शहर में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल को। इसीलिए भारत का जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत में पहली बार इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा भारत में पहली बार इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये पॉलिसी क्या है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस नीति के तहत एरोस्पेस तथा रक्षा, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा और चिकित्सा उपकरण, अर्धचालक, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर जैसे 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। उसके बाद इन क्षेत्रों में अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। विदेशी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी, उनको अपना कार्यालय तथा फैक्ट्री खोलने के लिए कर्नाटक सरकार अपने यहाँ जगह मुहैया कराएगी, उनको सब्सिडी देगी तथा अन्य छूट देगी, जिससे कि जो कंपनियां हैं इन सारे क्षेत्रों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सकें तथा नए नए अवसर और नई नई नौकरियां तथा देश का डेवलपमेंट हो सके। तो यही है भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जो कि कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें जो बड़े बड़े सेक्टर हैं जैसे डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, चिकित्सा उपकरण सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक राज्य में इंडस्ट्री तथा कंपनियां खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत कई सारी प्रकार की सब्सिडी तथा सुविधाएं कंपनियों को दी जाएंगी कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। जो बेंगलुरु शहर है, इसका कई नाम है, जैसे स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इन सारे नामों से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। स्पेस सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंगलुरु शहर में ही भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, इसरो का मुख्यालय है। अब आपको कर्नाटक राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के कोप्पल शहर में। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो मेज़बानी है, ये कर्नाटक राज्य को मिली है। और कर्नाटक राज्य में ही भारत में पहली बार फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं आज के जीके डोज से क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डूरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैक मोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच स्थित है। इसी प्रकार से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में। विधि के समक्ष समानता यानी कि राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल, ये अनुच्छेद 14 है। मूल कर्तव्य जो हमारे हैं अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हैं, जो कि रूस देश से लिए गए थे।
वाक की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के तहत निहित है। तो ये थे आज के जीके डोज से क्वेश्चन, शायद आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू किया है। तो हाल ही में घरों की पहचान चेलिक नाम जो योजना है इसको किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप तक अभी ने एग्ज़ाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्ज़ाम फोरम।